बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 380 मुलाहिज़ा फरमाएँ। उसकी बात अपनी जगह दुरुस्त थी। मोहब्बत और जंग के अपने असूल है जिनकी पासदारी बहरहाल लाज़म होती है। मैं किसी इनकार या तकरार के मूड में नहीं था, लिहाजा खामोशी इख्तियार कर ली। पोस्ट ऑफिस से खास बारोनक इलाके में था। हम ठीक 6 बजे वहां पहुंच गए। हांगचू ने गलत नहीं कहा था। साइल से पोस्ट ऑफिस तक बामुश्किल 15 फुट का पैदल का रास्ता था। जुनारा आइलैंड था ही कितना बड़ा, जो कहीं आने में देर लगती। खुदा का शुक्र था लाइन से उतरते वक्त कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आया, वरना 90% इस बात के इम्कान था कि जजीरे पर कदम रखते ही शी मोंगा के गिरोह से टकराव हो जाएगा। हमने 6:30 बजे तक इधर उधर टहलकर हांगचू का इंतजार किया, फिर एक मुतवस्सित रेस्टोरेंट में जा बैठे। वहां से पोस्ट ऑफिस का मेन गेट बड़ी वजह से दिखाई देता था। इस वक्त तक अंधेरा फैलना शुरू हो गया था और फजा में अच्छी खासी खून की रच बस गई थी। डॉक्टर मोंग ने वेटर्स को 3 कॉफी का ऑर्डर दे दिया तो राकील ने तशवीश भरे लहजे में कहा, मुझे तो लगता है हांगचू अब कभी वापस नहीं आएगा। बेचारा हमारी वजह से एक मुसीबत को गले लगा बैठा है, उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी सोच से मायूसी झलकती है, डॉक्टर मोंग ने तंबीह करने वाले अंदाज में कहा। मैं महसूस कर रहा हूँ मौजूदा हालात ने तुम्हारे असाब को बुरी तरह मुतासर किया है। सीटल पहुंचकर तुम्हें चंद रोज मुकम्मल आराम करना चाहिए। वो डॉक्टर मोंग रिफोशी से नजर चुरा कर दूसरी जानिब देखने लगी। उसके अंदाज में खिसियाहट थी। मैंने कहा, हमें हांगचू की तरफ से बदगुमान नहीं होना चाहिए। मैंने उसकी आंखों में वफादारी और जीदारी के आसार देखे हैं। मुमकिन है वो किसी और अहम मसले में उलझ गया हो, इसलिए आने में देर होगी। हाँ, तुम ठीक कहते हो। डॉक्टर मोंग इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। इम्कानात को हमेशा जहन में रखना चाहिए। एक लम्हे का तवक्कुफ देकर उसने इजाफा करते हुए कहा, अगर हांगचू वाकई किसी मसले से दो चार हो गया है तो फिर वो मसला यकीनी तौर पर शी मोंगा से मुतल्लक ही हो सकता है। इतना कहकर वो सोचने वाले अंदाज में खामोश हो गया। वेटर्स ने ऑर्डर सर्व कर दिया। हम काफी की चुस्कियां लेने लगे। इसी दौरान में हम गाहे बगाहे निगाह उठाकर पोस्ट ऑफिस की तरफ भी देख रहे थे। छलमात की खामोशी के बाद डॉक्टर मोंग ने कहा, हम 8 बजे तक हांगचू का इंतजार करेंगे। अगर वो यहाँ नहीं पहुंचा तो फिर अपने तौर पर कोई फैसला करना होगा। हम ना तो सारी रात इस रेस्टोरेंट में बैठे रह सकते हैं और ना ही पोस्ट ऑफिस के सामने टहल लगाना मुनासिब होगा। ये तो अच्छा हुआ इस वक्त हम अपने असली हुलियों में हैं, वरना शी मोंगा और ब्रूस नोबल का दड़का अलग था। हमने अच्छा खासा वक्त रेस्टोरेंट में बिताया और तकरीबन 7:30 बजे उठ गए। बाकी का तयशुदा वक्त हमने पोस्ट ऑफिस के सामने मटर गश्त करते हुए गुजारा। फिर ठीक 8 बजे हम हांगचू की तरफ से नाउम्मीद हो चुके थे कि उसकी सूरत नजर आ गई। हम तीनों मानीखेज नजरों से एक दूसरे को देखते रहे और नतीजे में उसकी जानी बढ़ गए। चंद सेकंड के बाद हम उसके करीब पहुंच गए। हांगचू ने पहले तो इस ताखीर के लिए हमसे मादरत की, फिर ताखीर का सबब बयान करते हुए बोला, मैं दरअसल पूरी तरह मुतमईन होने के बाद आप लोगों की तरफ आना चाहता था ताकि आगे कोई पेचीदगी पैदा ना हो। मैंने सिर्फ आपकी रात गुजारने का महफूज बंदोबस्त कर लिया है, बल्कि ये भी मालूम कर आया हूँ कि अगवा शुदा तैयारे के तमाम मुसाफिर ज़ुरूनारा आइलैंड से रुखसत हो गए हैं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या अलास्का की वो हाई अथॉरिटीज भी जिनकी खातिर इस तैयारे को हाई जैक किया गया था? हम लॉन्च पर हांगचू की TWA की बोइंग 747 और ब्रूस नोबल्स वगैरह के बारे में मुख्तसरन बता चुके थे। उसने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया, हाँ, वो तीनों अफराद भी रवाना हो चुके हैं। आप तीनों यहाँ रह गए हैं। मैं एक तवील इत्मीनान भरी सांस लेकर रह गया। डॉक्टर मोंग ने हांगचू से सवाल किया, तुमने हमारी रिहाइश का क्या बंदोबस्त किया है? यहाँ करीबी साइल के साथ मुख्तलिफ हट्स बने हुए हैं जो पिकनिक के शौकीन अफराद के काम आते हैं, या फिर वो सियाह यहाँ क्याम करते हैं जो ज़ुरूनारा आइलैंड पर रात गुजारने के इरादे से आते हैं। आप मेरा मतलब समझ रही हैं ना? हांगचू ने अपनी आंखों और खातों को एक साथ बड़े मानी खेज अंदाज में हरकत दी। हम चूंकि उसकी बात का मतलब बड़ी वजह से समझ गए थे, इसलिए इस बात में गर्दन हिला दी। वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, इस जजीरे की रात, खुसूसन साहिल पर गुजारी जाने वाली रात का अपना एक लुत्फ है। इस फजा में बड़ा रोमान और चाशनी है। इस कैफियत को बयान नहीं बल्कि महसूस किया जा सकता है। सीजन में तो यहाँ जगह मिलना तकरीबन नामुमकिन होता है, मगर आजकल आउट सीजन है, इसलिए अक्सर हट्स खाली पड़े हैं। वो सांस लेने को रुका, फिर अपना बयान मुकम्मल करते हुए बोला, मेरा दोस्त चियांग यहाँ एक हट का चौकीदार है। मैंने उससे बात कर लिया है, वो भरोसे का आदमी है। उसके हाथ पर थोड़ी रकम रख दोगे तो वो खुश हो जाएगा। आप बेफिक्र होकर वहाँ रात गुजार सकते हैं। चियांग के लिए ये इजाफी आमदनी होगी जो सरासर उसकी जेब में जाएगी। वो जी जान से आप लोगों की खिदमत भी करेगा और हिफाजत भी। इस बातचीत के दौरान में हम हांगचू के साथ एक तरफ चल भी रहे थे। मैंने उससे पूछा, शी मोंगा या उसके गिरोह से सामना तो नहीं हुआ? उसने नफी में गर्दन हिला दी, फिर करीब से गुजरते हुए एक टैक्सी को रुकने का इशारा किया। टैक्सी हमसे 20 फुट आगे जाकर रुकी। हांगचू ने टैक्सी ड्राइवर से मुकामी जबान ज़ुरू नारीन में कुछ मुकालमात किए। अगली लम्हे हम टैक्सी के अंदर थे। 15-20 मिनट बाद हांगचू ने एक ओस दर्जे के रेस्टोरेंट के सामने टैक्सी रुकवा ली।
हमने मज़कूरा रेस्टोरेंट में डिनर किया। इसी दौरान में हांगचू ने हमें बताया कि वो जिस हट में हमें ले जा रहा था, रेस्टोरेंट वहां से महज 5 मिनट में पहुंचा जा सकता था। एहतियात के पेशे नजर उसने मंजिल से पहले ही टैक्सी छोड़ दी। उसकी ये मोहतात रवि मुझे पसंद आई। ठीक 9 बजे रात हम मज़कूरा हट में थे। वो एक छोटा सा हट था जो आम साइज के 2 बेडरूम्स पर मुश्तमिल था। कमरों के आगे मुख्तसर सा बरामदा और फिर 25 बाई 10 फुट का अहाता। हट का दूसरा रुख समंदर की जानिब था। हट से समंदर की तरफ जाने के लिए लगभग 20 स्टेप्स की एक पुख्ता सीढ़ी उतरना पड़ती थी। बहरहाल समंदर का पानी सीढ़ी से 50 फुट की दूरी पर था। चियांग 30 साल का एक सेहतमंद, चाको चौबंद और पिस्ता कामज शख्स था। उसने बड़े पुरजोश अंदाज में हमारा इस्तकबाल किया और जब हांगचू के इमाम पर मैंने 10 अमरीकी डॉलर उसकी हथेली पर रखे तो इस जोश व खरोश में बेपनाह इजाफा हो गया। उसे बैठे बिठाए $10 यानी 30 दिरहम की आमदनी हो गई थी और यह आमदनी खालिसतन उसकी जेब में जाने वाली थी। चियांग ने हमें बताया कि जनवरी का महीना अमूमन यूं ही मक्खियां मारते गुजर जाता था। बस कभी कभार हमारे जैसे मेहरबान इधर का रुख कर लेते थे। चियांगचू को वापस जाने की जल्दी थी और वो हमारे साथ कुछ जरूरी बातें भी करना चाहता था। राकील चियांग के साथ समंदर का जायजा लेने के लिए गई थी तो हम दोनों चियांगचू की तरफ मुतवज्जो हो गए। उससे ज्यादा फिक्रमंदी हमारी रवानगी की थी और यही सवाल उसने सबसे पहले किया। आप लोगों का इस जजीरे पर ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं होगा, वो हमदर्दाना लहजे में बोला। अगर शीमोंगा को आपके मेकअप ज़दा चेहरों पर जरा सा भी शक हो गया तो आपके साथ मेरे लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो बेचारा यही समझ रहा था हम तीनों मेकअप में हैं जबकि हम अपने असली हुरियों में थे। वो एक लम्हे को रुका, फिर पूछा, आप कब तक यहाँ से रवाना हो जाएंगे? मैंने उसकी पोजीशन को समझते हुए तसल्ली बख्श लहजे में कहा, तुम फिक्र ना करो, हम कल किसी वक्त इस जजीरे को छोड़ देंगे। ये बात मैंने रबा रबी में कह दी थी। मैं नहीं जानता था डॉक्टर मोंग ने इस सिलसिले में क्या सोच रखा था। ताहम वो इस मौके पर खामोश रहा। हांगचू ने सवालिया नजर से बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा, फिर बोला, वैसे आप लोगों के लिए मैदान साफ है। तैयारी के आम और खास तमाम मुसाफिर यहाँ से रुखसत हो चुके हैं। आप कल की फ्लाइट से बासहूलत अपनी मंजिल की तरफ सफर कर सकते हैं, लेकिन जाहिर इसलिए आप लोगों को ये मेकअप उतारना होगा। और उसने जुमला अधूरा छोड़ा, फिर बड़े राजदाराना अंदाज में बोला, अगर आप लोग इन्हीं तब्दील शुदा उंगलियों में सफर का इरादा रखते हैं तो भी मैं आपके लिए एक राह निकाल सकता हूँ। मैंने डॉक्टर मोंग ने हांगचू की तरफ सवालिया नजरों से देखा, फिर पूरी तरह मुतवज्जो हो गए। वो हमारी निगाहों से झलकते ही इस तफसार को समझ गया और वजाहत करते हुए बोला, कल दोपहर 2 बजे नारोविजन क्रूज लाइन का एक शिप यानी बैरी जहाज ज़ूरूनारा आइलैंड से लॉस एंजल्स रवाना होने वाला है। SS नार्वे नामी यह द्यो हैकल बैरी जहाज दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज समझा जाता है। मैं कोशिश करके SS नार्वे में आप लोगों को फिट करवा सकता हूँ। इससे इतना तो होगा कि तुम USA में दाखिल हो जाओगे। सीटल वाशिंगटन ना सही, लॉस एंजल्स के लिए कैलिफोर्निया ही सही। मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए आगे कोई मसला नहीं रहेगा। हांगचू खामोश होकर सवालिया नजर से हमें तकने लगा। वो एक अच्छा आइडिया पेश कर रहा था। हम दोनों ने मानी खेद निगाहों से एक दूसरे को देखा। हमारी निगाहों में इस वक्त एक ही मफहूम बसा हुआ था और वो ये कि नारोवियन क्रूज लाइन के बैरी जहाज में हम अपनी असली शक्लो सूरत से सफर कर सकते थे। मैंने हांगचू से पूछा, कल दोपहर 2 बजे ज़ूरूनारा आइलैंड से रवाना होने वाला SS नार्वे हमें कब लॉस एंजल्स पहुंचाएगा? कमोबेश एक हफ्ता तो लगेगा, उसने जवाब दिया। मैंने ज़रे-दस्त नफी में गर्दन हिला दी, फिर तो बेकार है, बैरी जहाज की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं होती। हांगचू बताने लगा, SS नार्वे ने ऑस्ट्रेलिया से अपने सफर का आगाज किया है, फिर मार्शल आइलैंड, बिडवे आइलैंड, हवाइन आइलैंड से होते हुए वो ज़ूरूनारा आइलैंड पहुंचा है। अब यहाँ से सीधा लॉस एंजल्स जाएगा। लॉन्ग रूट के बैरी जहाजों को महीनों समुद्री सफर में मसरूफ रहना पड़ता है। समंदर और समुद्री जराए आमदोरफ्त के बारे में तुम्हारी मालूमात काबिल रश्क है मिस्टर हांगचू, मैंने सताइशी लहजे में कहा। वो गहरी संजीदगी से बोला, ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा पूरा दिन समंदर में गुजरता है, इस किस्म की मालूमात तो रखना पड़ती हैं। ठीक है हांगचू, डॉक्टर मोंग ने कहा, हम आज रात में सोच विचार करके किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे। सुबह तुम्हें बता देंगे हम बाई सी सफर का इरादा रखते हैं या बाई एयर। एक लम्हे का तवक्कुफ करने के बाद उसने इजाफा किया, वैसे तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि कल हम बाई एयर जाना चाहें तो किस फ्लाइट से सफर मुमकिन है और कितने बजे? हांगचू ने जवाब दिया, कल सुबह मुकामी एयरलाइंस की एक एयरबस A330 यहाँ से ठीक 8 बजे परवाज कर जाएगी। उस फ्लाइट की मंजिल सीटल है। मैंने बहुत सारे शुक्रिया के साथ हांगचू को रुखसत कर दिया। जाते हुए मैंने उसे ये बात समझा दी कि हम मजकूरा एयरबस से सफर करने का इरादा नहीं रखते, लिहाजा वो हमें आला सुबह तंग करने की कोशिश ना करे। हम अपनी रवानगी के बारे में उसे बाद में खुद बता देंगे। मैंने इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा था कि वो खाली हाथ रुखसत ना हो। उसके ना करने के बावजूद भी मैंने उसे $200 जबरदस्ती थमा दिए। उसने जिस तरह हमसे ताउन किया और जिस तरह हमारे काम आ रहा था, ये रकम उसका मुआवजा नहीं थी। ये तो एक तोहफा था जो हमने अपने अजनबी मुखलिस और दोस्त पेशा मेजबान को पेश किया था। इस रकम को वो मुकामी करेंसी में बदलता तो ये 600 ड्रम हो जाते।
हांगचू के जाने के बाद मैंने डॉक्टर मूंग से पूछा, तुम काफी देर से गहरी सोच में हो, क्या सोचा जा रहा है? उसकी संजीदगी में कोई फर्क ना आया। वो अपने मखसूस लहजे में बोला, मैं इस वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मेरे बारे में क्या सोच रहे हो दोस्त? हांगचू से होने वाली तुम्हारी बातों से मैंने अंदाजा लगाया है कि तुम कल सुबह 8 बजे बुरू नारा एयरपोर्ट से रवाना होने वाली एयर बस में सफर करने का कोई इरादा नहीं रखते। बैरी जहाज पर सवार होने से पहले भी तुम इनकारी हो। इससे तो यही जाहिर होता है तुम जुरू नारा आइलैंड पर चंद रोज क्याम के बारे में सोच रहे हो। ये तुम क्या कह रहे हो डॉक्टर मोंग? मैंने उलझन ज़दा लहजे में कहा। वो बदसूर संजीदा लहजे में बोला, मैंने जो महसूस किया वही कह रहा हूँ। तुम जानते हो डॉक्टर मोंग, मैं पहली फुर्सत में न्यूयॉर्क पहुंचना चाहता हूँ, मैंने वजाहत करते हुए कहा। SS नॉर्वे नामी वो क्रूज लाइन एक हफ्ते तक मुझे समंदर के 20 सवालिया निशान के मानद लटकाए रखेगा। वैसे किसी भी सुस्त रफ्तार जरिया इस सफर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो कदरे शाकी लहजे में बोला, और सीटल जाने वाली एयर बस में क्या खराबी है? वो मैं गड़बड़ा गया। वो तो मैंने वैसे ही हांगचू को टालने के लिए कह दिया था। इसका मतलब है तुम सीटल जाने से सरासर इनकारी नहीं हो। वो मेरी आंखों में डूबते हुए बोला, अगर मैं उधर का रुख करना चाहूँ तो तुम मेरा साथ दोगे? मैंने दामन बचाने की कोशिश करते हुए कहा, इस बारे में सोचा जा सकता है। वो एक पुरमानी हुंकारी भरकर रह गया। मैंने उसका ध्यान हटाने की खातिर गुफ्तगू का जाविया बदल दिया। डॉक्टर मूंग ने हांगचू की लॉन्च पर मुझसे वादा किया था कि जजीरे पर पहुंचते ही तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दोगे। मैं अगर न्यूयॉर्क जाना चाहता हूं तो तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगे। मैं अपने वादे पर कायम हूं। वो ठोस लहजे में बोला, तुम मेरी तरफ से आजाद हो, न्यूयॉर्क जाओ या मैक्सिको, मैं तुम्हारी राह में रुकावट खड़ी नहीं करूंगा। और ये तो तुम्हें भी अंदाजा है कि तुम अकेले इस जजीरे से कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें बहरहाल मेरी मदद की जरूरत है। मैंने उसके चेहरे पर नजर गाड़ते हुए कहा, यह मदद मैंने तुमसे मांगी थी, मगर इस सिलसिले में भी तुमने यही कहा था। जुरू नारा आइलैंड पहुंचने के बाद हम इस मौजू पर बात करेंगे। एक लम्हे का तवक्कुफ करके मैंने याद दहानी के अंदाज में कहा, और इस वक्त हम जुरू नारा आइलैंड पर ही हैं। वो चंद लम्हा तक सोची हुई नजरों से मुझे देखता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, मुझे अपनी कही हुई एक बात याद है। हम इस जजीरे से निकल जाएं, फिर मुझसे जो बन पड़ा मैं तुम्हारे न्यूयॉर्क जाने के सिलसिले में जरूर करूंगा। मैं डॉक्टर मूंग रिफोशे के इरादों को बड़ी अच्छी तरह भांप चुका था। वो पहली और आखिरी कोशिश करके मुझे अपने बड़ों के पास सीटल पहुंचाना चाहता था। उसने हांगचू की लॉन्च पर जापान जाने वाली जो बात की थी, मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि उसके बड़ों का हुक्म था या खुद डॉक्टर मूंग की अपनी तजवीज़। डॉक्टर की बात को नज़रअंदाज करना मुश्किल था। मैंने जब संजीदगी से मौजूदा हालात का तजिया किया तो मुझे भी यही बात मौजू और दुरुस्त लगी कि पहले किसी भी सूरत मुझे स्टेट्स में दाखिल होना चाहिए। डॉक्टर मूंग के मुताबिक डिसिल्वा और राकील गार्शिया दोनों दोस्त थे और वाशिंगटन के इलाके सीटल से ताल्लुक रखते थे। हमारे तमाम जरूरी कागजात इसी मुनासबत से तैयार करवाए गए थे। USA में दाखिल होने के बाद सिर्फ हम अपनी ID पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक बासहूलत सफर कर सकते थे। स्टेट्स में ID एक शिनाख्त की हैसियत रखती है। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, आपका किसी भी किस्म का शिनाख्ती कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। आपकी ID स्टेट्स कवानीन की नज़र में आपको काबिल भरोसा बना देती हैं, गोया ID आपके ओके होने का सबूत है। पता नहीं क्या बात थी कि मैं डॉक्टर मूंग से जितना कटने की कोशिश कर रहा था, हालात उतना ही ज्यादा मुझे उससे न ठीक करते चले जा रहे थे। उसे कटने या दूर होने का सबब खारगिज ये नहीं था कि खुदा न खास्ता उसने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया या मेरे अपने दिल में बदख्वाही के जज्बात थे। कतन ऐसी कोई बात ना थी। उसे और उसके बड़ों से बिदकने की वजह नफ्सियाती थी। वो लोग पहले खुलम खुला और अब दर पर्दा मेरी साइल पर अपना हक जिता रहे थे। पता नहीं क्यों इनका रवैया मुझे ठीक नहीं लगता था। मैं खुद को बिला शिरकत गैर साइल का हकदार समझता था। इस हक में मुझे किसी की रत्ती भर शराकत कबूल ना थी। मैं अपनी ज़हनी और दिली कैफियत को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये एहसास की ज़बान से समझने और महसूस करने वाला मामला है। पता नहीं ये मेरी दीवानगी थी या पागलपन, ये जो कुछ भी था मुझे अजीज था। डॉक्टर मूंग काफी देर से सवालिया अंदाज में मुझे तक रहा था। मैंने एक सवाल पर मबनी जवाब उसकी जानिब उछाल दिया, दोस्त अगर बुरा ना मनाओ तो मैं ये कहे बिना नहीं रहूंगा कि तुम मेरी मदद करने का वादा इस शर्त के साथ कर रहे हो कि पहले मैं तुम्हारे साथ सीटल जाऊं। ये मेरी शर्त नहीं बल्कि हालात का तकादा है। वो सपाट लहजे में बोला। मैंने सिर्फ इतना कहा, हाँ हालात से तो यही जाहिर हो रहा है, मुझे तुम्हारे साथ सीटल जाना होगा। तुम्हारी इस फैसले से मुझे खुशी हुई है। वो फातिहाना मुस्कुराहट अपने होंठों पर सजाते हुए बोला, अगर लॉर्ड बुद्धा की मर्जी हुई तो हम सुबह 8 बजे वाली एयर बस से सीटल के लिए परवाज कर जाएंगे। कैसे? वो इतना कहकर रुका, फिर ड्रामाई अंदाज में बोला, ये सारे बखेड़े तुम मुझ पर छोड़ दो। इस सिलसिले में दिमाग को थकाने की जरूरत नहीं, आराम से नींद पूरी करो। मैंने उसे ये पूछना जरूरी नहीं समझा कि ये सब कैसे ठीक हो जाएगा। यकीनन उसके जहन में कोई ठोस मंसूबा होगा, वरना वो इतने यकीन से ये बात ना करता। मैंने उसके पिछले प्रोग्राम पर भी एक लफ्ज ना कहा कि वो जापान जाने का इरादा क्या हुआ। उसके पास एक रेडीमेड वजाहत मौजूद थी। वो अपने बड़ों की आड़ में साफ बच निकलता। वो उठकर खड़ा हो गया और ताकीदी लहजे में बोला, मैं दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूँ। राकील से कहा वो भी सुकून से सो जाए, सुबह हमें जल्दी उठना होगा।
राकील को तुम अपने कमरे में सुला लो तो अच्छा है, वो बातों में लग गई तो आंखों में रात कट जाएगी। मैंने कहा, तुमसे वो डरी सहमी रहती है, तुम करीब मौजूद होगे तो खामोशी से दुबक कर सो जाएगी। ओके। वर्ड की सीढ़ियों वाले हिस्से की जानिब देखते हुए बोला, वो आ रही है, मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ। बात खत्म करते ही वो उस जानिब बढ़ गया। मैंने बरसबील तज़किरा डॉक्टर मूंग से पूछ लिया, दोस्त एक बात तो बताओ, तुमने मेरे किस रवैये से ये अंदाजा लगाया कि मैं ज़ूरू नारा लैंड पर चंद रोज क़याम का इरादा रखता हूँ? ओह, तुम्हारा ज़हन अभी तक उसी में अटका हुआ है, वो सरसरी अंदाज में बोला। फिर यकदम संजीदा होते हुए बोला, मैंने सोचा शायद तुम्हारे दिल में रसना के लिए कोई हमदर्दी जा गई हो। शीमोंगा किंग तुहारा अजूला के ताज और तख्त के साथ उसकी बेटी रसना पर कब्जा करना चाहता है। तुमने हमेशा बातिल के खिलाफ हक का साथ दिया है, यहाँ भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है। डॉक्टर मूंग ने अगर ये कोई मजाक किया था तो मैंने इतना संजीदा मजाक पहले कभी देखा और ना ही सुना था। उसके चेहरे से झलकती संजीदगी के पेश नजर मैंने कहा, डॉक्टर मूंग, हक व बातिल की जंग मेरी जिंदगी का मकसद है, लेकिन इस जजीरे के अंदरूनी मामलात में उलझ कर मैं अपनी राह खोटी नहीं करना चाहता। मेरे लिए जो वसी व अरीज बसात मैनहट्टन में बिछाई जा रही है, जजीरे के हालात उसका पासिंग भी नहीं है। मैं किसी बड़ी बाजी के लिए चुना जा चुका हूँ। वो मानीखेज अंदाज में खफीफ सा मुस्कुराया और कमरे से निकल गया। मैं सोने से पहले की जरूरियात से निमटा और बिस्तर पर आ गया। इस वक्त मेरी घड़ी रात 10 बजे का वक्त बता रही थी। ये ज़ूरू नारा आइलैंड का मुकामी वक्त था। होटल एयरपोर्ट निकलते वक्त हमने अपनी घड़ियों को मुकामी वक्त के मुताबिक सेट कर लिया था। मैं बिस्तर पर दराज हुआ तो आपो आप मेरा ध्यान साहिल की तरफ चला गया। मैंने आज सुबह उसे किसी बेडरूम में हालत नींद में तसव्वुर की निगाह से देखा था। बाद में डॉक्टर मूंग की ज़बानी मुझे पता चला कि उसे मैनहट्टन न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है। एक बात मेरे ज़हन को बराबर उलझा रही थी, फिर बैंक से अगर साहिल को डायरेक्ट मैनहट्टन लाया जाता तो ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे सर्फ होते, जबकि यहाँ वक्त की एक बहुत बड़ी खली दिखाई देती थी। मैंने दीनाली के हर पर लाज में सुबह 3 बजे साहिल को किसी तैयारे में सवार देखा था। फिर तकरीबन 19 घंटे बाद जबकि मैं TWA के तैयारे में डॉक्टर मूंग और राकील के दरमियान बैठा था तो निगाह तसव्वुर ने मुझे साहिल को किसी तैयारे से निकलकर एक एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल होते दिखाया था। और उसके बाद कमोबेश 9 घंटे बाद यानी आज सुबह वो मुझे किसी बेडरूम में दिखाई दी थी। ये इदादो शुमार और वक्त का हिसाब तो यही जाहिर करता था उसे बराह रास्त अलास्का से न्यूयॉर्क नहीं लाया गया था। बहरहाल ये बात खासी तशवीशनाक थी कि वो दोबारा रब्बी मोशी हाइमन के चुंगल में जा फंसी थी। मेरे दिल में शिद्दत से ख्वाहिश उभरी कि मुझे इसी वक्त साहिल तक तसव्वुराती रसाई हासिल करना चाहिए ताकि ये मालूम हो सके कि वो किस साल में है। क्या पता इस कोशिश के नतीजे में ये भी मालूम हो जाता कि वो इस वक्त मैनहट्टन में कहाँ मौजूद है। मैं उठकर बैठ गया। हट का चौकीदार बाहर बरामदे में मौजूद था। मैंने उसे पेशकश की कि वो भी मेरे साथ वाले कमरे में बिस्तर लगा ले, लेकिन उसने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि वो बरामदे ही में ठीक है। अगर हमारी हिफाजत के सिलसिले में उससे कोई कोताही हो गई तो वो हांगचू को क्या जवाब देगा। चांगयू नहायत ही फर्ज शनास चौकीदार था। राकील और डॉक्टर मूंग दूसरे कमरे में थे। मैंने चंद लम्हात तक कमरे में मौजूद हर शय का जायजा लिया, फिर एक कुर्सी पर नीम दराज होकर साहिल तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। इस वक्त मेरी तमाम तर तवज्जो का मरकज बातनी आंख यानी पैनल ग्लैंड था। इंसान की पेशानी के ऐन वस में दिमाग के सामने वाले हिस्से पर मौजूद ये ग्लैंड बड़े काम की चीज है। मैं ची की एडवांस मशकों के जरिए पैनल ग्लैंड को बेदार कर चुका था। अब इसने मेरा कहना मानना शुरू कर दिया था। मैं इस थर्ड आई के तजुर्बात से गुजर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या बात थी, इस वक्त तसव्वुर कायम करने में मुझे कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही थी। पैनल ग्लैंड मुझसे ताउन पर आमादा नहीं था। मुझे सख्त हैरत के साथ इंतहाई कोफ्त भी महसूस हुई। फिर जल्दी पैनल ग्लैंड के अदम ताउन का सबब भी मेरी समझ में आ गया। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा थका हुआ था। नींद से आंखें बूझल हो रही थी और आसाब भी एकदम कशीदा थे। मैंने एक पुरसुकून नींद लेने का फैसला किया और कुर्सी छोड़कर बिस्तर पर आ गया। फिर मैंने अपने दिमाग को सुबह 3 बजे तक नहायत ही मीठी और गहरी नींद की हिदायत दी और बदन को ढीला छोड़ दिया। अगर मैं 5 घंटे की भरपूर नींद ले लेता तो मेरे आसाब चाको चौबंद हो जाते। सोचते ही सोचते नींद की गुदाज बाहों ने मुझे अपनी मेहरबान गिरफ्त में ले लिया। ठीक 3 बजे मेरी आंख खुल गई। नींद पूरी होने की वजह से बदन हल्का फुल्का और आसाब अलर्ट हो गए थे। मैंने अपने दिमाग को बेदार और हशाश बशाश पाया। 5 मिनट के अंदर मैं अपनी मशक बल्कि अमल के लिए तैयार हो चुका था। मैंने एक आरामदह पोजीशन में बैठकर साहिल का तसव्वुर किया और इस मर्तबा पैनल ग्लैंड ने किसी चिराग यानी जीन के मानंद मेरे हुक्म की तामील की। मैं पैनल ग्लैंड की तेज रफ्तारी पर हैरत ज़दा रह गया। इधर मैंने साहिल के खालो खत को अपने ज़हन में उबारा, उधर मैं साहिल के माहौल में पहुंच गया। लेकिन अगले ही लम्हे मुझे अपनी तसव्वुर की निगाह को बंद करना पड़ा। साहिल किसी वॉशरूम में शावर ले रही थी। तसव्वुर की निगाह बंद हुई तो ज़ाहिरी आंखें खुल गई। मैं एक तवील सांस लेकर रह गया। इस सांस में कामयाबी का मखसूस नशा और तरंग शामिल थी। मैंने घड़ी पर नजर डाली, वो 3:10 का वक्त बता रही थी। ये ज़ूरू नारा आइलैंड का मुकामी वक्त था। टाइम जोन के हिसाब से इस वक्त न्यूयॉर्क में सुबह के 8:30 बज रहे थे।
इसका मतलब यही था, जब मैंने सुबह होटल एयरपोर्ट में साहिल तक तसव्वुराती रसाई हासिल की थी तो न्यूयॉर्क में लगभग दोपहर का वक्त था। दिन में साहिल का किसी काउच पर गहरी नींद में होना बड़ी तशवीश की बात थी। तमाम ये तशवीश हालिया तजरीबे के बाद जाती रही थी कि साहिल इस वक्त पूरे होशो हवास से गुस्ल में मसरूफ थी। मेरे दिल में एक अछूता ख्याल आया, अगर साहिल इस वक्त वॉशरूम में थी तो इसका यही मतलब था बेडरूम में कोई और भी मौजूद होगा। वो साहिल का कोई अटेंडेंट भी हो सकता था और रब्बी मोशी खाइमन भी। मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि मैं क्यों ना रब्बी तक रसाई हासिल करने की कोशिश करूं। ये एक मुस्बत और वलवला अंगेज ख्याल था, लिहाजा मैंने एक अदम के साथ दोबारा आंखें बंद कर ली। रब्बी मोशी आइमन का सरापा मेरे ज़हन में नक्श होकर रह गया। मैंने उसकी सूरत के खदोखाल को फोकस किया और तसव्वुर की निगाह से उस तक पहुंचने की सही की, मगर मुझे अपने मकसद में वाज़े नाकामी का मुंह देखना पड़ा। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। मैं एक परेशान कुन तजरीबे से गुजरा था। मेरे तसव्वुर की परवाज के सामने अचानक एक संगलाख सी दीवार आन खड़ी हुई थी। तसव्वुर का परिंदा उस दीवार से टकराकर जमीन बोस हो गया। यह नतीजा मेरे लिए खासा हैरान कुन और फिक्र अंगेज था। मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया कि मेरा पैनल ग्लैंड पूरी तरह काम कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो ताउन पर आमादा ना हो, बस उसकी राह में अचानक एक रुकावट सी आ जाती थी। मुतअद्दिद बार कोशिश करने के बाद मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि मेरी नाकामी का सबब रब्बी मोशे खाइमन था। उसने अपने किसी अमल या इल्म के जोर पर खुद तक तसव्वुराती रसाई की राह में कोई नादीदा रुकावट खड़ी कर रखी थी। इस इंकिशाफ के बाद मैं गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया। अब मेरी समझ में आ रहा था डॉक्टर मूंग के बड़ों के रास्ते में कोई जून क्यों खायल हो गया था। उन्होंने भी मेरी तरह रब्बी तक रसाई हासिल करने की कोशिश की होगी और उस नादीदा पुरस्रार दीवार ने उन्हें बेबस कर दिया होगा। डॉक्टर मूंग ने जाविया रुख बदलकर कोशिश करने की बात की थी। इस बात की अहमियत अब मुझ पर वाज़े हो रही थी। मैं भी एक दूसरे जाविये से अपने तसव्वुर की निगाह को रब्बी की पुश से चिपका कर बेड के दरवाजे तक ले गया। फिर राकील की पुकार ने सब कुछ दरम बरम कर दिया। अगर रब्बी एक मरतबा फिर मेरी तसव्वुराती निगाह के फ्रेम में आ जाता तो मैं किसी अनोखे और कामयाब तजरीबे से गुजर सकता था। इस खुशगवार एहसास ने मुझे मसरूर कर दिया। मैं एक नए अज़म के साथ दोबारा आंखें बंद करने ही वाला था कि कमरे में किसी की मौजूदगी को महसूस करके चौंक उठा। मैंने बेसाख्ता पलट कर पीछे देखा। वो राकील थी और खासी परेशान दिखाई देती थी। मैं पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जो होते हुए मुस्तफसर हुआ। क्या बात है राकील, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आई हो? वो मेरे करीबी बिस्तर पर बैठते हुए बोली, वहीदान मुझे बहुत डर लग रहा है। नींद से बेदार होने के बाद मैंने बिस्तर पर एक आरामदेह पोजीशन में निशिस्त जमा ली थी। राकील के डर का सबब मेरी समझ से बाहर था। उलझनज़दा लहजे में मैंने उससे पूछा, तुम किस शय से खौफज़दा हो? डॉक्टर मूंग जैसे ज़ीरेक शख्स की मौजूदगी में डर का क्या सवाल? उसे अमी हुई आवाज़ में बोली, डॉक्टर कमरे में मौजूद नहीं वहीदान, वो कहाँ चला गया? मैंने हैरत भरे लहजे में दरियाफ्त किया। मुझे मालूम नहीं, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली। थोड़ी देर पहले अचानक मेरी आंख खुली तो वो मुझे कमरे में नजर नहीं आया। चंद लम्हे में बिस्तर पर खामोश पड़ी रही। फिर अचानक ही मुझे एक अनजाना सा खौफ महसूस होने लगा और मैं तुम्हारे पास चली आई। तुम अभी तक जाग रहे हो? मैंने उसके सवाल का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की और पूछा, क्या तुमने डॉक्टर मूंग के बारे में चांग से दरियाफ्त किया है? नहीं, मैं सीधी इधर ही आई हूँ, वो सादगी से बोली। मैंने बिस्तर छोड़ते हुए कहा, ठहरो, मैं चांग से पूछता हूँ। राकील भी मेरे साथ ही बरामदे में आ गई। चांग अपने बिस्तर पर नीम दराज था। मैंने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया और डॉक्टर मूंग के सिलसिले में इस्तफसार किया। उसने मुझे बताया कि 1 घंटा पहले डॉक्टर मूंग खट से निकला था। चांग ने जब उसकी वापसी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। उसके साथियों को इसके बारे में कुछ ना बताया जाए। मैं राकील के साथ वापस कमरे में आ गया। डॉक्टर मूंग के यूं उठकर खामोशी से कहीं चले जाने की तशवीश मुझे भी थी, लेकिन मैंने अपनी तशवीश राकील पर जाहिर नहीं होने दी और कहा, तुम यहाँ आराम से मेरे बिस्तर पर सो जाओ, डॉक्टर मूंग आएगा तो देखा जाएगा। बात खत्म करते ही मैं कुर्सी की जानिब बढ़ गया। वो बिस्तर पर दराज होते हुए बोली, क्या तुम्हारा सोने का इरादा नहीं है? मैं थोड़ी देर बाद सोऊंगा, मैंने टालने वाले अंदाज में कहा। कम से कम डॉक्टर मूंग की वापसी तक तो मुझे जागना होगा। मैं कुर्सी पर बैठ गया और चंद लम्हे इस इंतजार में खामोश रहा। अगर राकील को मेरे काम में कोई मुदाखलत करना है तो वो सामने आ जाए। मेरी तवक्को गलत साबित नहीं हुई और चंद सेकंड बाद ही उसने मुझे मुखातिब कर लिया, फैतान, मैं तुम्हारे साथ जाकर डॉक्टर मूंग का इंतजार करूंगी। मैंने एक भरपूर नजर डाली। राकील मुझे बेहद हसीन दिखाई दी। उसके हुस्न में खौफ ज़दगी की कैफियत ने कई गुना इजाफा कर दिया था। यह भी मुमकिन था ज़ूरू नारा आइलैंड की खूबसूरती इसका सबब हो। हांगचू ने बताया था इस जजीरे की सारी रात में बहुत चाशनी और सरूर होता है। हांगचू ने कुछ गलत नहीं कहा था। इस रात का तिलिस्म मेरी निगाह के सामने था। राकील मुझे किसी और ही दुनिया की मखलूक महसूस हो रही थी। उसके सरापा में एक जादुई कशिश सी भर गई थी। मैंने अपने वजूद में एक इंतशार सा फैलता हुआ महसूस किया तो राकील के सरापा से नजर हटा ली। फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर तुम्हें सोना नहीं तो फिर काम की बातें करते हैं। वो मानीखेज अंदाज में खफीफ सा मुस्कुराते हुए बोली, काम की बातें इतनी दूर बैठकर करोगे?
तुमने बताया था राकील। मैंने उसकी सुनी अनसुनी करते हुए पूछा। पिछले साल TWA के क्रैश तैयारे में तुम्हारी कोई दोस्त भी सफर कर रही थी जो न्यूयॉर्क से पेरिस जाने वाली थी। उस हादसे ने तुम्हारी दोस्त को पेरिस पहुंचाया और ना ही न्यूयॉर्क में रहने दिया। वो सवालिया नजर से मुझे तकने लगी। उसकी समझ में नहीं आया था मैं उसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए सवाल किया, तुम्हें तो न्यूयॉर्क जाने का कई बार मौका मिला होगा। मेरी साहिल मुबैना तौर पर इस वक्त न्यूयॉर्क में थी। उस स्टेट के बारे में जानने और मालूमात हासिल करने की मुझे कुरीद लगी हुई थी। अगर बातें ही करना थी तो फिर क्यों ना मुफीद बातें की जाती। मैंने अपनी जिंदगी का एक तवील अरसा न्यूयॉर्क में गुजारा है, उसने बताया। मैंने अपनी जिस दोस्त का जिक्र किया था वो चेल्सी में रहती थी। जेनिफर बहुत अच्छी लड़की थी, मैं अक्सर उसके पास जाती रहती थी। मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, क्या ये इलाका मैनहट्टन के आसपास ही कहीं वाक़ है? आसपास क्या, ये तो मैनहट्टन के अंदर ही है, वो आंखें फैलाते हुए बोली। मैनहट्टन के बारे में तुम और क्या जानती हो? मेरी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। वो हाथ फैलाए हुए जोश भरे अंदाज में बोली, मैनहट्टन तो न्यूयॉर्क का दिल है। इस जजीरे ने न्यूयॉर्क के बाकी 4 हिस्से को पूरी तरह अपनी ही तरफ मुतवज्जो कर रखा है। मैनहट्टन आइलैंड दरअसल ब्रुकलिन, क्वींस, ब्रोंक्स और स्टेटन आइलैंड की गोद में वाक़ है। वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुकी, फिर बात आगे बढ़ाते हुए बोली, मैनहट्टन आइलैंड 13 मील तवील और 2 मील चौड़ा एक खूबसूरत और मरकज़ी निगाह जजीरा है जिसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, डाउनटाउन मैनहट्टन, मिड टाउन मैनहट्टन और अपर टाउन मैनहट्टन। और चेल्सी का इलाका मिड टाउन में मैनहट्टन में पाया जाता है। मारूफ और मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी मिड टाउन में वाक़ है। बस या और कुछ मैनहट्टन के बारे में ये मुफीद मालूमात आगे चलकर मेरे काम आ सकती थी। ज़रीन बस्ती और बालाई मैनहट्टन की तफसील उस वक्त तक मेरे लिए गैर अहम थी जब तक मैं साहिल की बिल्कुल दुरुस्त लोकेशन से वाकिफ ना हो जाता। मैंने शुक्रगुजार नजर से राकील की तरफ देखा और कहा, बस फिलहाल इतना ही काफी है। तुम्हारी बातों से महसूस होता है तुम मुस्तकबिल करीब में न्यूयॉर्क जाने का इरादा रखते हो। वो बड़ी खोती हुई निगाह से मुझे देखते हुए बोली। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। बहरहाल कोई चांद पर जाने का इरादा रखता हो या ना रखता हो, उसके बारे में मालूमात रखने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। उसने मखसूस अमरीकी अंदाज में कंधे उचका दिए। मैंने कहा, मैं 10-15 मिनट के लिए तुमसे इजाजत चाहता हूँ। क्या तुम भी डॉक्टर मोंग की तरह कहीं जाना चाहते हो? वो तशवीशनाक लहजे में बोली। नहीं, मैं इधर कमरे में मौजूद रहूंगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, तुम खामोश रहना और मेरे किसी काम में मुदाखलत ना करना, ओके? वो मुतअज्जब नजर से मुझे देखने लगी। मैंने उसका जवाब सुनने में एक लम्हा जाया नहीं किया और कुर्सी पर नीम दराज होकर आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने का इस वक्त सिर्फ एक ही मकसद था, साहिल तक रसाई।